अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस साल जो एमडी कैट का सिलेबस है उसमें 4 टॉपिक इंक्लूड है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका हार्मोनल कंट्रोल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका हार्मोनल कंट्रोल, फिर आता है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लास्ट टॉपिक जो है वो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनके बारे में हम जो है वो 1 बाय 1 करके डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन क्या है, कितनी उसकी टाइप है, ये मैं आप लोगों को नहीं बता रही, ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखें तो हमने इसको क्या किया हुआ है, 2 ऑर्गन्स के अंदर हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। अब जो पहला ऑर्गन है हमारे पास दैट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। पहले को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना, इसके अंदर कौन सा ऑर्गन इंक्लूड है, वो है हमारे पास टेस्टिस, ठीक है ना। अब टेस्टिस को देखो तो इसके अगर हम मेजर फंक्शन की बात करें तो इसके 2 ही फंक्शन है। एक इसका काम क्या है कि ये क्या करवाती है, स्पर्म की प्रोडक्शन करवाती है, यानी कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाती है, ठीक है। और जो इसका दूसरा काम होता है वो क्या होता है कि ये जो हार्मोन होती है ना उसको क्या करती है, हार्मोन को रिलीज़ करती है। अब वो हार्मोन कौन सा है, वो है जी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। ये जो हार्मोन है इसको क्या करवाती है, रिलीज़ करवाती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आता है, ठीक है ना। हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को देखो तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर टेस्टिस के अलावा बाकी जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप इस डायग्राम में देखो कि ये जो आप लोगों को बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ दी, ये क्या है जी, टेस्टिस है, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो बाकी सारा आप लोगों को जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज़ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर आप लोगों को कौन कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है एक्सेसरी ग्लैंड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। अच्छा, इसका हमारे पास जो काम क्या है, देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करना, वो उन स्पर्म को जो कि किसने बनाए हैं, टेस्टिस ने बनाए। टेस्टिस ने जो स्पर्म बनाए हैं उनको ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा इसका जो मेजर रोल होता है वो कॉपुलेशन के अंदर होता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने इन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इनको जो है वो हम डिटेल के साथ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, टेस्टिस को, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को किस चीज़ के बारे में बताती हूँ, टेस्टिस के बारे में बताती हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका साइज़ हम अगर देखें तो इसका साइज़ क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, किस चीज़ की बात करें, लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम इसकी किसकी बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं, तो इनकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2.5 से लेकर आप लोगों को कितनी मिलती है, 3 सेंटीमीटर मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो कि इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है वो कितनी होती है, 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसका जो एवरेज वेट होता है, ठीक है ना, एवरेज वेट इसका कितना होता है, ये होता है 15 to 25 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो ये मेल टू मेल वेरी भी कर सकती है कि जिसकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है ना, तो उसका साइज़ हमारे पास इतना ही होगा। अब यहाँ पर कुछ हार्मोनल इश्यूज भी होती हैं और एज भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। अडल्ट की एज में जो है वो क्या होता है कि इसका साइज़ होता है और होता है, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब इसका साइज़ जो है वो डिफ़र हो जाता है। तो बेसिकली ये है हमारे पास इसका एवरेज साइज़। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आप लोगों को क्या मिलते हैं, 2 जो है वो टेस्टिस मिलते हैं, राइट लेफ्ट आप लोगों को यहाँ पर जो है वो 2 टेस्टिस मिलते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस बेसिकली एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यूँ इनक्लोज होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को पेयर्ड क्या मिलते हैं, टेस्टिस मिलते हैं, जैसे कि एक टेस्टिस और ये दूसरा। अब ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम,
ठीक है। ये क्या है, बेसिकली स्क्रोटम है। अब ये जो स्क्रोटम होता है ना, ये क्या होता है, ये आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है ना। अब ये आउटसाइड दी बॉडी है। अब ये आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है, इसकी बेसिक रीज़न हमारे पास ये है, क्योंकि देखो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हमने कहा कि जो टेस्टीज होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, स्पर्म को बनाना, ठीक है, स्पर्म को बनाना। तो यहाँ पर जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो स्पर्म जो है वो बॉडी टेम्परेचर से अगर 2 या 2.5 डिग्री जो है वो कम टेम्परेचर होगा तो वो बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई कि जो स्क्रोटम होता है ना, वो आउटसाइड द बॉडी हैंग होता है। अगर ये इनसाइड द बॉडी होता, पेट के अंदर होता, तो यहाँ पर जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन ना हो पाती, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर हाई होता है और इनको टेस्टीज को स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर जो है वो लेस देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। एक इसका काम ये होता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो टेस्टीज होते हैं ना, ये मेल की बॉडी में कब बनते हैं। देखो जब एक मेल अपने मदर वॉर्म में होता है, जब अपने माँ के पेट में होता है, तब जो टेस्टीज होती है ना, उस वक्त टेस्टीज मेल के पेट के अंदर ही बनती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन ये जो हमारे पास टेस्टीज होती है ना मेल के अंदर, ये एक कैनाल जिसको बोलते हैं इंग्वीनल कैनाल, ठीक है ना, उसके थ्रू ये क्या करती हैं, ये बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना, बॉडी से बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये क्या बनती है, टेस्टीज बनती हैं। अब यहाँ पर देखो, तो हमारे पास जो स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो टेस्टीज होते हैं ना, उसके अराउंड आप लोगों को 2 मसल मिलते हैं। एक मसल आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरह से मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पर इसके अराउंड यहाँ पर क्या मिलते हैं, मसल मिलते हैं। अब ये जो मसल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। अब एक मसल यहाँ पर होता है, दूसरा मसल यहाँ पर होता है। आप लोग यहाँ पर देखो तो ये जो दूसरा मसल है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो दूसरा मसल होता है इसको हम क्या कहते हैं, डार्टोस, ठीक है। ये क्या है जी, डार्टोस मसल है। अब ये जो मसल होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनका काम होता है सर्दियों में, ठीक है ना। सर्दियों में जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो टेस्टीज होते हैं ना, उसको बॉडी टेम्परेचर से लेस देन टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जब हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में वैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि टेस्टिस का टेम्परेचर मज़ीद डाउन हो जाएगा। तो फिर ये जो क्रीमेस्टर मसल है या फिर ये जो डार्टोस मसल है, ये क्या करते हैं कि ड्यूरिंग विंटर सीजन ये जो टेस्टिस होते हैं ना, इनको पेट के साथ जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेट की हीट जो है वो इनको मिलती रहती है और जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो फिर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ये है मेरे पास के टेस्टिस का जो हमने क्या देखा है, ये आउटर स्ट्रक्चर देखा है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो टेस्टीज़ हैं, टेस्टीज़ के अंदर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है आप लोगों को ये क्या मिलते हैं, ये एक शीट, ठीक है, ये एक शीट है आप लोगों को। और ये किस चीज़ की बनी हुई है, ये बेसिकली बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। ये किस चीज़ की बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट है। इस शीट का नाम क्या है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका, ठीक है। ये क्या है जी, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ठीक है, ये इसका नाम है। अब ये जो शीट होती है ना, इस शीट के अंदर आप लोगों को यूँ कंपार्टमेंट्स आप लोग देख रहे हो, ये कंपार्टमेंट्स आप लोगों को यूँ इस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लोब्यूल, ठीक है, ये लोब्यूल है। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि ये लोब्यूल कहाँ पर है, टेस्टिस के अंदर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है। अब इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल को देखो तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली जो है वो क्या मिलते हैं, एक मेजर हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रही हैं, ट्यूब्स मिल रही हैं, ठीक है ना। इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है, सेमिनिफेरस, ठीक है, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने कहा कि इस टेस्टिस के अंदर आप लोगों को लोब्यूल मिलते हैं। तो एक टेस्टिस की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को कितने लोब्यूल मिलते हैं, 250 लोब्यूल मिलते हैं। और हर लोब्यूल के अंदर आप लोगों को क्या मिल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिल रही हैं। और ये ट्यूब्स हर लोब में जो है वो कितनी होंगी, 2 से लेकर 3। यहाँ पर जस्ट मैंने जो है वो एक बनाई है, ठीक है ना, ये एक मेरे पास जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, ठीक है। लेकिन हर लोब्यूल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर क्या मिलती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिलती हैं। समझ आ गया। अब यहाँ पर मज़ीद देखो
तो हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं, ठीक है ना, हर ट्यूब फिर एक छोटी सी ट्यूब के अंदर जो है वो आगे एंटर हो रही है। यहाँ पर देखो ये वाली ट्यूब, ठीक है ना, ये ट्यूब, ठीक है ना, ये ट्यूब और ये वाली ट्यूब, ठीक है ना, ये जो सारी की सारी ट्यूब है ना, इनको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलाई, ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्स किस में जो है वो ओपन हो रही हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई के अंदर जो है वो ओपन हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई होती है ना, ट्यूबुलाई रेक्टाई यहाँ पर मज़ीद एक और ओपनिंग के अंदर जो है वो ओपन हो रही होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रीटे टेस्टिस, ठीक है। ये मेरे पास कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये रीटे टेस्टिस पोर्शन है। अब रीटे टेस्टिस से आगे मज़ीद छोटी छोटी डक्ट निकल रही होती हैं, ठीक है ना, ये जो ब्लू कलर की डक्ट हैं, इन डक्ट को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, चले मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, वाजा एफरेंशिया, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, वाजा एफरेंशिया। अब ये वाजा एफरेंशिया मिलकर हमारे पास एक कॉइल्ड डक्ट के अंदर, आप लोगों को ये जो येलो कलर में दिख रहा है, ठीक है ना, ये कॉइल्ड डक्ट में ओपन होती हैं, ठीक है ना। इन कॉइल्ड डक्ट को हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है। ये एपिडिडाइमस के अंदर ओपन हो रही है। अब एपिडिडाइमस को देखो तो इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये आप लोगों को इसके कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर वाला जो ऊपर वाला जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, कैपुट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो है ये बॉडी है, बॉडी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डा, ठीक है। तो ये इसके जो है मेनली हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। अब जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस फिर आगे मज़ीद एक और ट्यूब के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये और ट्यूब के अंदर जो है वो ओपन हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। ये कौन सी है, ये है जी वास डेफरेंस। तो ये है मेरे पास कि ये एक टेस्टिस के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। दोबारा से बता देती हूँ कि सबसे बाहर आप लोगों को एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजीनिया कहते हैं। इसके अंदर आप लोगों को लोब्स मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्स। उन लोब्स के अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिलती हैं, और ये ट्यूब्स फिर आगे एक और ट्यूब के अंदर ओपन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। ट्यूबुलाई रेक्टाई फिर रीटे टेस्टिस के अंदर ओपन होती हैं। रीटे टेस्टिस फिर यहाँ पर इस किस में जो है वो ओपन होता है, यहाँ वास डेफरेंस के अंदर, फिर वास डेफरेंस एफरेंशिया के अंदर, ठीक है ना। फिर वाजा एफरेंशिया जो है वो किसके अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर, और एपिडिडाइमस फिर कहाँ पर ओपन होती है, वास डेफरेंस के अंदर। तो ये है एक हमारे पास क्या चीज़, इंटरनल स्ट्रक्चर किस चीज़ का, टेस्टिस का। अब ये तो हो गया इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमने, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं इसका काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोन को रिलीज़ करना, टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। तो अब वो किस तरह से होता है, यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो स्पर्म की प्रोडक्शन होनी होती है ना, बेसिकली वो किसके अंदर होनी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर होनी होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्स एक लोब के अंदर कितने होते हैं, 2 से 3। तो यहाँ पर मैंने ये जो आप लोग 3 राउंड सेल देख रहे हो, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हैं जी हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्स, ठीक है। सेमिनिफेरस मैंने ट्यूब्स बनाकर रखी हुई हैं। इन ट्यूब्स के अंदर आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर किस तरह के सेल मिलते हैं, 2 तरह के सेल मिलते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर के सेल बनाए हैं, दैट इज़ द हमारे पास क्या है, ये क्यूबाइडल सेल हैं, ठीक है ना, ये क्यूबाइडल सेल हैं, और इनका नाम हमारे पास क्या होता है, ये होता है जी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। अब बेसिकली ये जो सेल होते हैं ना, यही क्या करवाते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन कराते हैं, बीन टू से ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होती है अभी आपको बताती हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पर दूसरे टाइप का जो सेल है वो यहाँ पर, ये जो मैंने येलो कलर में बनाया, दैट इज़ द सर्टोलाई या सर्टोली सेल, ठीक है ना, ये होता है। अब बेसिक इसमें भी हमारे पास सेम स्ट्रक्चर है, इसमें भी ये सेम स्ट्रक्चर है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक सेमिनिफेरस ट्यूब का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखो कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन हो गई। अब स्पर्म सपोज कर लो बन गया, तो उसके बाद उसको नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सर्टोली सेल प्रेजेंट होते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बताती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको डेफिनेशन आती है, हम यहाँ पर
डायरेक्टली जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक सेल होता है जैसे कि मैंने अभी पीछे आप लोगों को बताया, उस सेल का नाम हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, वो क्या है जी, स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास ये सेल होता है। अब इस सेल के, ये सेल कौन सा होता है, ये डिप्लॉइड सेल होता है। डिप्लॉइड मतलब बोले तो क्या, कि ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद आप लोगों को कंप्लीट मिलती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस सेल के अंदर हो जानी है क्या चीज़, माइटोसिस। ठीक है ना। अब माइटोसिस जब होती है तो ये सेल कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एक और सेल के अंदर। ठीक है ना, और उस सेल का नाम हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट ये हमारे पास बन जाता है। अब ये भी हमारे पास क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पर हुई है क्या चीज़, माइटोसिस। और माइटोसिस में हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के अंदर होते हैं, वही किस में होते हैं, हमारे पास अगले आने वाले सेल के अंदर होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी जी मियोसिस। ठीक है ना, मियोसिस होगी। जैसे कि हमें पता है कि मियोसिस के 2 फेज होते हैं, तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगी। तो जैसे ही यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगी तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे, और उन 2 सेल्स को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, मैं नाम लिख दूँ, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आएंगे। ठीक है ना। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर देखो तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मियोसिस का फर्स्ट फेज होता है दैट इज द रिडक्शन फेज। देखिए हमें पता है कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुई है तो मियोसिस सेकेंड अभी रहती है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर अब होगी जी मियोसिस, और मियोसिस के रिजल्ट में यहाँ पर मजीद हमारे पास हर सेल से क्या बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर होगी मियोसिस सेकेंड होगी, और मियोसिस सेकेंड के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या बनेंगे, हर सेल से हमारे पास क्या बनेंगे, 2 न्यू सेल बन जाएंगे, और इन 2 न्यू सेल को अब हम नाम क्या देंगे, स्पर्मेटिड का नाम देंगे। और ये स्पर्मेटिड हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास वो स्टेज होती है स्पर्म की कि जिसके बाद हमारे पास क्या बनने होते हैं, स्पर्म एक्चुअली में बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है ना। और स्पर्मेटिड के अंदर अब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ही रहेंगे। ठीक है ना। और ये हमारे पास जो स्पर्मेटिड है ना, अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर, ये मेच्योर होंगे, और मेच्योर होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर ये स्पर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों ने इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा है। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट इसका क्या है, वो है जी हमारे पास हेड के बाद आप लोग दरमियान वाला जो पार्ट देख रहे हो दैट इज़ द हमारे पास क्या चीज़, बॉडी। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, मिड पीस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिख रहा है दैट इज़ दी टेल। ठीक है, और ये जो टिप होती है ना, इसकी टिप को हम क्या कहते हैं, जो स्पर्म की टिप होती है बेसिकली इसकी टिप को हम यहाँ पर कहते हैं, ये वाली जो होती है इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या हो जाती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड द मियोसिस। अब यहाँ पर हमने क्या देख ली, इन सेल के अंदर क्या देख ली, यहाँ पर जैसे कि सपोज करो ये था। ठीक है ना। और इन सेल से हमने क्या बना लिया, यहाँ पर हमने बना लिया, ये सपोज कर लो स्पर्म बना ली। अब स्पर्म बन गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई थ्रू दी हेल्प ऑफ हमारे पास क्या चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया। तो अब इनको क्या मिलनी है, यहाँ पर नरिशमेंट मिलनी है थ्रू दी सर्टोले सेल। ठीक है ना। अब एक काम तो हो गया, टेस्टिस का दूसरा काम क्या था, दूसरा काम था हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़, हार्मोन को रिलीज़ करना, और वो हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कैसे रिलीज़ होगा, अब यहाँ पर देखो तो जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं तो इनके अराउंड यहाँ पर आप लोगों को जो है स्पेस दिखाई दे रही है। ठीक है ना। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटस्टिशियम। इंटस्टिशियम। ठीक है, तो इंटस्टिशियम यहाँ पर स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स मिलेंगे। ठीक है ना। वो कौन से सेल होते हैं, एंडोक्राइन सेल होते हैं। ठीक है ना। अब स्पेशलाइज सेल आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, और इनका बेसिकली नाम क्या है, इनका नाम है जी लीडिंग सेल। ठीक है ना। अब इन लीडिंग सेल से क्या होनी होती है, यहाँ से हार्मोन रिलीज होने होते हैं। अब सपोज कर लो यहाँ पर क्या है कि हार्मोन जो है वो रिलीज हो चुके हैं, जिसका नाम हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो हार्मोन होते हैं ना, ये रिलीज होकर यहाँ स्पेस में है, लेकिन इनको हमने कहाँ पर पहुँचाना है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर पहुँचाना है। तो ये ऐसे नहीं आ सकते, इनको हमने लाना है बाय द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल, जो कि क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग
प्रोटीन, ठीक है ना, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करेंगे। इसके बाद फिर जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होगा वो निकल कर जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताया, फिर इसका फंक्शन बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पे रिलीज होकर के कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर आता है। तो अब अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को समझ आया है और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अपना फीडबैक भी लाजमी दें कि आपको समझ आई है या नहीं आई। और इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। अब जैसे कि हमने कहा था कि ये मेरे पास टेस्टिस हैं, टेस्टिस में हमारे पास ये क्या है कि ये कौन सा ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा बाकी मैंने कहा जितना स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इस ऑर्गन का जब हम जिक्र करते हैं तो साथ में हम यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म और यूरिन के जाने का रास्ता एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम के वो पार्ट जो कि यहाँ पे जो है वो एंटर होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये है जी यूरिटर, ठीक है ना। अब जो ये हमारे पास क्या होता है, दो यूरिटर, राइट लेफ्ट दो यूरिटर आते हैं और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ओपन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेनरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, यूरेनरी ब्लेडर है, ठीक है ना। अब इस यूरेनरी ब्लेडर के आगे फिर हमारे पास ये जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो हमारे पास क्या है, ये है जी यूरिथ्रा, जो कि क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी ओपन हो जाता है, ठीक है ना। ये था मेरे पास कि जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे पास जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर एक तो एक्सक्रीटरी पार्ट है, दूसरा इसके अंदर यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो सेकंड चीज़ होगी आप लोगों को वो क्या देखने को मिलेगी, दैट इज़ दी यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था इसका काम क्या होता है, कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना और कापुलेट करना। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के काम है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर के अंदर, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो मेरे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसको हमने क्या कहा है, टेस्टिस का है। टेस्टिस से ये एक ट्यूब निकल कर बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है ना। इस ट्यूब को हमने नाम क्या दिया हुआ है, इस ट्यूब को हमने नाम दिया हुआ है वाज डेफरेंस, ठीक है। अब वाज डेफरेंस क्या करती है कि राइट लेफ्ट, ठीक है ना, दो हमारे पेड़ हमारे पास क्या होती है, टेस्टीज होती है, तो दोनों तरफ ये जो वाज डेफरेंस है निकल कर आती हैं और यहाँ पर जहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर है यहाँ पर आकर ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी वाइड हो जाती है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लेती हैं, वाइड वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं इस पोर्शन को, ठीक है ना। अब इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। ये मेरे पास क्या है जी, एम्प्यूला है। एम्प्यूला के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, एक पेयर्ड ग्लैंड मिलता है, ठीक है ना। कलर चेंज करती हूँ, ये जो आप लोगों को ग्लैंड दिख रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पर आप लोगों को मज़ीद एक ग्लैंड देखने को मिलता है। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल, ठीक है। और ये किस तरह का होता है, ये हमारे पास एक्चुअली में पेयर्ड ग्लैंड है, ठीक है। ये पेयर्ड ग्लैंड होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर समझ लें, इनके काम और सेक्रेशन, इनसे जो सेक्रेट होनी है वो अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताती हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सिंगल ग्लैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये जो आप मेरून कलर में देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे यहाँ पर आप लोगों को ये जो देख रहे हो, ये वाला जो आप लोग ग्लैंड देख रहे हो, ये किस साइज़ के हैं, ये पी साइज़ का जो है वो यहाँ पर क्या है, ग्लैंड है, ठीक है ना। और इस ग्लैंड का हमारे पास नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, काउपर्स ग्लैंड है। इस काउपर्स ग्लैंड के बाद आप लोगों को ये क्या दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। ये क्या है जी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और यहाँ पर जो आउटसाइड ओपनिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लांस पेनस, ठीक है, ग्लांस
पेनिस इसको हम बोलते हैं। तो ये है कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक्सेसरी ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ग्लैंड कौन कौन से हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ग्लैंड है, जैसे कि मेरे पास एक सेमिनल वेजिकल है, दूसरा मेरे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है और तीसरा मेरे पास जो है वो काउपर्स ग्लैंड है। इनकी कौन कौन सी सेक्रीशन होती है, इनका इन सेक्रीशन के अंदर कितना कितना कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सेमिनल वेजिकल को, ठीक है। जो ग्लैंड है वो हमारे पास पहला क्या है, सेमिनल वेजिकल। अब सेमिनल वेजिकल को देखो तो सेमिनल वेजिकल में हमारे पास क्या होती है कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है ना, वो 60 to 70% हमारे पास ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये किस तरह के है, जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इनकी जो सेक्रीशन होती है, यानी कि ये जो सेक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वो उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, उसमें यहाँ पर मिलेगा फ्रक्टोज, ठीक है ना, और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, इनोस्टोल मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो सेमिनल वेजिकल होती है ना, इनकी यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम इनकी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर ग्लैंड, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड है दैट इज़ द हमारे पास क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ग्लैंड है, वो है जी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड को देखो तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल ग्लैंड है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे डायग्राम के अंदर जो है वो बताया कि ये किस तरह का ग्लैंड है। ये हमारे पास सिंगल ग्लैंड है, ठीक है ना, सिंगल ग्लैंड है। और ये इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 20 से लेकर 30% इसकी जो है वो मेनली कंट्रीब्यूशन होती है। और इसकी जो सेक्रीशन होती है ना, वो क्या होती है, अल्कालीन होती है। क्यों, देखो भी मैंने कहा था आप लोगों को कि इसमें जो है, जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व है तो वहाँ से क्या होना होता है, यूरिन ने पास होना होता है और स्पर्म ने भी पास होना होता है। सेम हमारे पास क्या है, पैसेज है। तो जब यूरिन पास करता है तो वो रास्ता क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है और एसिडिक रास्ते के ऊपर स्पर्म नहीं चल पाते, वो मर जाते हैं। दैट्स वाई ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ना, इनकी जो सेक्रेशन होती है वो अल्कालीन होती है, एसिड के इफेक्ट को ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड है दैट इज़ दी, कौन सा ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है, ठीक है ना, काउपर्स ग्लैंड। अब इस काउपर ग्लैंड को देखो तो ये मेरे पास किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास है जी पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर देखो तो इसकी भी जो सेक्रीशन होती है वो कितनी होती, वो कौन सी होती है, वो होती है जी अल्कालीन सेक्रीशन इसकी जो होती है। और ये क्या करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। ये लुब्रिकेट करवा रहा होता है कि जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो इजीली क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, ठीक है ना। अब इनकी सेक्रीशन, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर क्या होता है कि इनकी इन ग्लैंड्स की सेक्रीशन, ठीक है ना, ग्लैंड की सेक्रीशन प्लस यहाँ पर जो पीछे हमारे पास क्या है कि ये जो टेस्टीज हैं इनसे क्या आ रहे होते हैं, स्पर्म आ रहे होते हैं, प्लस यहाँ पर स्पर्म, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सीमन। अब सीमन को देखो तो इस सीमन के अंदर आप लोगों को कितने जो है वो स्पर्म मिलते हैं, वो कितने होते हैं, 15 मिलियन से लेकर यहाँ पर 200 मिलियन आप लोगों को क्या मिलते हैं, यहाँ पर स्पर्म मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्रेशन, यूँ समझ लो कि ये 15 से लेकर 200 मिलियन भी हमारे पास ये कितना कंट्रीब्यूट होता है, 100 में से ये 2 से लेकर 5% होता है। इसके अलावा इन 2 से 5% में आप लोगों को इतने ज़्यादा क्या मिलते हैं, स्पर्म मिलते हैं। इसके अलावा 95 से लेकर 98% आप लोगों को क्या मिलती है, सेक्रेशन मिलती है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सीमन है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट होता है दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो यहाँ पर इसका जो, अगर हम मेन फंक्शन देखें, ठीक है, मेन फंक्शन इसका यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होनी होती है, यहाँ पर होनी होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। और इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है, ये सपोर्ट करता है किस चीज़ को,
प्रेगनेंसी को, ठीक है, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। अब यहाँ पर जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 सेक्स ऑर्गन जो थे वो पढ़े, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो सेक्स ऑर्गन कौन से हैं मैं आप लोगों को इस डायग्राम में बता देती हूँ। ये जो आप लोग क्या देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो राइट और लेफ्ट में, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली ये क्या है, ये है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, वो है जी ओवरी, ठीक है ना। ये पेयर्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे, ओवरीज बोलेंगे, ठीक है ना। अब इस ओवरीज को देखो तो इसके हमारे पास यहाँ पर मेजरली 2 काम होते हैं। एक हमारे पास क्या करवाती है, ये oogenesis करवाती है, जैसे कि हमने टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, स्पर्म की प्रोडक्शन देखी थी, यहाँ oogenesis में हमने क्या देखना है, एग की प्रोडक्शन देखनी है, राइट। इसके अलावा इसका जो दूसरा काम होता है वो हार्मोन को निकालना, ठीक है ना, हार्मोन निकालना। अब ये जो हार्मोन निकालना है, इसमें जो है वो हमारे पास 2 हार्मोन है। एक हमारे पास कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो हमारे पास कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये जो 2 हार्मोन है ये इनका काम होता है, ओवरीज का काम होता है इनको निकालना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट सेक्स ऑर्गन है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास ओवरीज के बाद बाकी जितना भी स्ट्रक्चर बचता है दैट इज द हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमारे पास क्या आती है, ओविडक्ट आती है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ओविडक्ट है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास यूट्रस आता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेरे पास क्या आता है, ओविडक्ट आता है, ठीक है। ओविडक्ट के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यूट्रस आता है, और यूट्रस के बाद हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया आता है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। ओविडक्ट का काम क्या होता है कि जो एग आया है उसको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। यूट्रस का काम क्या होता है, ये प्रेगनेंसी को कंसीव कराता है, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होते हैं वो कॉपुलेशन का काम करती है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर जो है वो इन सब का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं और इनका हम काम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, किस चीज़ से, ओवरीज से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है जी, ये ओवरीज है। ओवरीज का सबसे पहले हम यहाँ पर साइज़ डिस्कस करते हैं। इनकी जो लेंथ होती है, ठीक है ना, इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। जो विड्थ होती है, ठीक है ना, इनकी जो विड्थ होती है कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर। और ये थिक कितना होती है, ये थिक होती है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। और इनके अगर हम वेट की बात करें तो इनका वेट कितना होता है, 3 to 8 ग्राम इनका वेट होता है। ये किस तरह की होती हैं, ये पेयर्ड हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ कि इस ओवरी का क्रॉस सेक्शन लूँ, तो इस ओवरी के अंदर मुझे जो है वो 2 पोर्शन दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जो आउटर पोर्शन होता है दैट इज़ द आउटर पोर्शन, ठीक है ना। इस आउटर पोर्शन को मैं क्या कहूँगी, ये मेरे पास है जी कॉर्टेक्स, ठीक है ना, कॉर्टेक्स। और बाकी ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको मैंने क्या कहना है, ये है जी मेरे पास क्या चीज़, मेडुला। अब कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, मेडुला के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप लोगों ने भी जो है वो इसको इसी तरह से ड्रॉ कर लेना, या अगर आप लोगों को फ्री में पीपीटी चाहिए तो आप लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा आप लोगों को, वो आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। फिर अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए तो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दूँगी। सो यू डोंट नीड टू वरी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि ओवरी के अंदर आप लोगों को 2 रीजन दिखेंगे, एक मेडुला और दूसरा मेरे पास कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉर्टिकल रीजन बताऊंगी, उसके अंदर जितने भी सारे सेल्स होंगे और उन सेल्स के अंदर क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि खुद से भी आप लोग अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो है कॉर्टेक्स के अंदर आप लोगों को ये जो है ये सेल दिखाई देते हैं। इन सेल को हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास जर्मिनल, ठीक है। ये क्या होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं। बेसिकली ये वो सेल होते हैं कि जिनके थ्रू जो ओवरी है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के साथ अटैच होती है, और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियन कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को कॉर्टेक्स में दूसरे टाइप के सेल दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाए हैं दैट इज़ द हमारे पास क्या होता है, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ट्यूनिका, ओहो ट्यूनिका, ठीक है ना, ट्यूनिका एल्बोजीनिया, ठीक है। तो ये 2 सेल हैं हमारे पास। अब ये जो ट्यूनिका एल्बोजीनिया होते हैं ना, बेसिकली ये किस तरह के सेल होते हैं, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के सेल होते हैं, ठीक है ना। और इनका काम क्या होता है कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ,
ठीक है ना, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कॉर्टेक्स के अंदर ये जो मैंने सेल्स बनाए हैं ना, ये वाइट कलर के जो सेल्स, डिफरेंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है ना। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ये जो आप लोगों को ये जो मैंने 3 वाइट कलर में सेल बनाए, दैट इज़ द मेरे पास क्या होते हैं, फॉलिकल, ठीक है ना। इन फॉलिकल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या मिलता है, सेल मिलता है, ठीक है ना। अब ये जो फॉलिकल होते हैं ना, ये सारे के सारे फॉलिकल कहाँ पर पड़े होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर पड़े होते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉलिकल होते हैं ना, फॉलिकल इसमें क्या होती है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती है। जब इनके अंदर डेवलपमेंट होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास क्या चीज़, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है ना। इसको हम प्राइमरी फॉलिकल भी कहते हैं और ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है। अब इन सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, जो एग होता है वो मज़ीद क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर अब क्या होनी होती है, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, किस में, टर्शरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन टर्शरी फॉलिकल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक क्या मिलती है, यूँ आप लोगों को एक कैविटी मिलती है, ठीक है ना। इसके अंदर ये कैविटी बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंट्रम, ठीक है, इसको एंट्रम कहते हैं, राइट। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल होता है ना, यहाँ पर क्या पड़ा होता है, यहाँ पड़ा होता है एग, ठीक है, ये एग है। अब यहाँ पर जब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कैविटी बनती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं और ये टर्शरी फॉलिकल बन जाता है, तो फिर अब ये यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर कैविटी होगी और यहाँ पर क्या पड़ा होगा, एग पड़ा होगा। अब इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या होनी होती है, यहाँ से ओव्यूलेशन होनी होती है। मीन टू से ये जो एग है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, oocyte कहते हैं, ये क्या आएगा, ये बाहर आएगा, ठीक है ना। बाहर कैसे आएगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो जब ये यहाँ से क्या होता है, रप्चर हो जाता है, तो एग इससे क्या करता है, बाहर निकल आता है। तो अब जब ये एग बाहर निकल आता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। समझ आ गई। अब ये जो ओव्यूलेशन होती है बेसिकली कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट फॉलिकल सेल्स के अंदर हो रही होती है। तो हम इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर जेनेसिस, ठीक है, इसको हम फॉलिक्यूलर जेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है कि ओव्यूलेशन किस तरह से होती है। अब यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, ग्राफियन फॉलिकल में जब एग निकल जाता है तो ये इसकी शेप जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। ये क्या बन जाता है, ये येलो कलर का बॉडी बन जाता है, ठीक है ना, ये येलो कलर्ड बॉडी बन जाता है। और अब इसका नाम भी हमारे पास चेंज होगा और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉर्पस, इसको हम कहेंगे ल्यूटियम, ठीक है। अब ये क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद दोबारा हमारे पास क्या होता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये इस वाइट कलर की बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, वाइट कलर की बॉडी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिगस, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिगस, ठीक है। तो ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर और ओवरी के अंदर यहाँ पर ओव्यूलेशन कैसे होती है और हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल से ओव्यूलेशन किस तरह से होगी, फिर ओव्यूलेशन होने के बाद जो हमारे पास क्या होते हैं, बाकी के जो 2 रिमेनिंग सेल होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। बेसिकली हमारे पास ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, जब ग्राफिन फॉलिकल से एग निकल जाता है तो ये एक्ट करता है एज एन एंड्रोजन सेल, यानी कि ये अब क्या किस तरह का एक्ट करेगा, ये इससे अब क्या निकलने होते हैं, हॉर्मोन्स निकलने होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को हार्मोनल कंट्रोल के अंदर बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो सिखा रही हूँ, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को कि ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, ये तो था मेरे पास कॉर्टेक्स। अब हमने बात करनी है किस चीज़ की, मेडुला की बात करनी है। तो मेडुला के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ठीक है, मेडुला, ठीक है। अब इस मेडुला के अंदर आप लोगों को क्या मिलना है, क्योंकि ये मिड पोर्शन है तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगी, ब्लड वेजल मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दोबारा से बना देती हूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलती हैं, ये इस तरह की क्या मिलती हैं, ब्लड वेजल्स आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मिलती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं, ठीक है ना, लूज कनेक्टिव
टिश्यू आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, स्ट्रोमा मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को 2 मसल भी मिलते हैं, ठीक है ना। अब वो मसल कौन कौन से हैं, एक हमारे पास क्या होता है, इलास्टिक मसल होता है, और दूसरा मेरे पास कौन सा होता है, स्मूथ मसल होता है। तो ये थे हमारे पास कॉर्टिकल और मेडुलरी रीजन के, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर डिटेल से बताया। अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होता है क्या चीज़, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। अब इस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, जिसमें हमारे पास आता है जी ओविडक्ट आता है। ओविडक्ट में हमने बात करनी है फ्लोपियन ट्यूब की। इसके बाद यहाँ पर बात आती है किस चीज़ की, यूट्रस की बात आती है। और फिर हमारे पास बात आती है किस चीज़ की, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। ये हमने जो है वो डिस्कस करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओविडक्ट की, जिसमें हमारे पास क्या आता है, जिसमें हमारे पास आता है फ्लोपियन ट्यूब हमारे पास आती है। तो अब यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब कहाँ पर है और कितने उसके पोर्शन है, यहाँ पर देखिए। ये हमारे पास एक ओवरी है। ओवरी के साथ आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो आप लोगों को यूँ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। ये क्या है, ये है जी फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है ना। इस फ्लोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब होती है ना, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर आप लोगों को मिलता क्या है, इसके अंदर आप लोगों को मिलता है सीलिया। सीलिया क्यों होगा, यहाँ पर देखो भाई, जो एग यहाँ पर ओवरी से रिलीज हुआ है बाय द हेल्प ऑफ ओव्यूलेशन, तो जब यहाँ इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आना है तो ये यहाँ से मूव करता है। और याद रखिएगा जो एग होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर सीलिया जो है वो बीट करते हैं और एग को क्या करवाते हैं, मूव कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलते हैं, आप लोगों को स्मूथ मसल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से भी मूवमेंट कराते हैं एग को, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट की। जैसे कि मैंने कहा इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब सबसे जो पहला पार्ट हमारे पास होता है, दैट इज़ द हमारे पास क्या होता है, इनफंडिबुलम। ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम, ठीक है ना। अब ये जो इनफंडिब्यूलम होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, आप लोगों को मिलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये यूँ इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर ये जो बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फ्लोपियन ट्यूब का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं फिम्ब्रे। अब फिम्ब्रे क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ओविडेशन के थ्रू यहाँ पर एग आया है, ये उस एग को क्या करते हैं, एग को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे कलेक्ट करते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। दोबारा से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ कि ये सपोज कर लो मेरे पास क्या है, फ्लोपियन ट्यूब है। और यहाँ पर आप लोगों को साथ में क्या दिख रही है, ये है जी ओवरी, ठीक है, ये है जी आपके लिए ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पर एग जो निकल कर आता है ना, अब उस एग ने कहाँ पर आना होता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आना होता है। तो यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में कैसे आएगा कि जो फिम्ब्री पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का, ठीक है ना, उस फिम्ब्री पार्ट के अंदर यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलते हैं, पोर्स मिलते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, पोर्स मिलते हैं। तो जैसे ही क्या करता है, एग यहाँ से रिलीज़ करता है, ठीक है, सपोज कर लो ये एग है, एग रिलीज़ करता है तो एग इन पोर्स के थ्रू कहाँ पर आ जाता है, इन फिम्ब्री में आ जाता है। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं ओस्टियम, ठीक है। तो ये ओस्टियम में आ जाता है। जब ये ओस्टियम के अंदर आता है तो यहाँ पर ये फिर कहाँ पर आ जाता है, इस पोर्शन के अंदर आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है ना। अब इनफंडिबुलम के बाद आप लोगों को यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब का सेकेंड पार्ट दिखाई देता है। और उस सेकेंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। अब एम्प्यूला, ये जो आप लोग यू टर्न देख रहे हो, ठीक है ना, फ्लोपियन ट्यूब में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें आप लोग क्या देख रहे हो, यू टर्न देख रहे हो। बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, ये है एम्प्यूला, ठीक है। ये बेसिकली एम्प्यूला, और एम्प्यूला वो साइट है जहाँ पर क्या होनी होती है, फर्टिलाइजेशन होनी होती है इफ़ स्पर्म कम्स, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर स्पर्म नहीं आता तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है, ठीक है ना। तीसरा जो पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का, दैट इज़ दी
थीमस, ठीक है ना। इस थीमस क्या करता है कि ये जस्ट क्या होता है कि ये ओपन होता है, ओपन टू यूट्रस, ठीक है। तो ये यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये थी मेरे पास क्या चीज़, फ्लोपियन ट्यूब के, जिसमें मैंने बताया कि इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब फ्लोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पर स्टार्ट होना है हमारे पास क्या चीज़, यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारे पास जी यूट्रस, ठीक है। ये यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक जो पार्ट देख रहे हो दैट इज़ द हमारे पास क्या है, ये है जी मेरे पास यूट्रस, ठीक है ना। अब यूट्रस को देखो तो यहाँ पर आप लोगों को इसके जो है वो 3 पार्ट दिखते हैं। अच्छा, यूट्रस जो है ना, यूट्रस को हम एक दो और नाम भी देते हैं, जैसे कि इसको हम वॉर्म भी कहते हैं, इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, हिस टेरा भी इसको हम कहते हैं। तो इसके 2-3 नाम हैं। अब इस यूट्रस को देखो तो इसके अंदर आप लोगों को 3 पार्ट दिखाई देते हैं। पहले तो ये समझो कि इसकी जो शेप होती है ना वो किस तरह की होती है। शेप इसकी हमारे पास क्या होती है, इनवर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड पी शेप के अंदर ये होता है, ठीक है ना। अब ये जो एम्प्यूला है, ठीक है ना, एम्प्यूला में जब हमने कहा कि एम्प्यूला में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। यानी कि अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास सपोज करो ये एग है और ये मेरे पास क्या है जी, ये स्पर्म है। एग और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है जी, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, ब्लास्टूला बनता है। और ब्लास्टूला के बाद क्या बनता है, मोरूला बनता है, ठीक है ना। तो अब जब मोरूला बनता है तो मोरूला ने क्या करना होता है, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो मोरूला ने क्या करना होता है, यहाँ इस यूट्रस के अंदर क्या होना होता है, इम्प्लांट होना होता है। इम्प्लांट हो गया, इट्स मीन कि यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। समझ आई। तो ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस का काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है उसको क्या कराता है, कंसीव कराता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके हमारे पास जो है वो डिफरेंट 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंडस, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पहला पार्ट है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंडस। फंडस के पास जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी, ठीक है। ये जो आप लोग ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो दैट इज़ दी हमारे पास क्या होता है, बॉडी। अच्छा, बॉडी के बाद जो तीसरा हमारे पास पार्ट होता है दैट इज़ द सर्विक्स, ठीक है ना। अब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ दी मेरे पास क्या है जी, ये है मेरे पास सर्विक्स, ठीक है ना। अब सर्विक्स के बाद यहाँ पर ये जो आप लोग पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ द हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्या चीज़ के हमारे पास यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास यूट्रस होता है ना, यूट्रस की जो वॉल होती है ना उसको हमने 3 पार्ट के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलती है, वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है, वॉल ऑफ यूट्रस। आप लोगों को इसके अंदर 3 वॉल मिलती है। पहली हमारे पास क्या होती है, आउटर वॉल, ठीक है। ये मेरे पास क्या होती है, आउटर वॉल होती है। आउटर वॉल सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है जी, आउटर वॉल है, ठीक है ना। अब इस आउटर वॉल को देखो तो इस आउटर वॉल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पेरीमेट्रियम। ये इसका एक और नाम भी है, इसको हम क्या कहते हैं, सीरोसा कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास थिन होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर आती है दैट इज़ दी हमारे पास जो सेकंड लेयर आती है, ठीक है। मैं सेकंड लेयर यहाँ पर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये सेकंड लेयर है और सेकंड लेयर हमारे पास क्या होती है, मायोमेट्रियम, ठीक है। अब ये जो मायोमेट्रियम होती है ना, ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है, यहाँ पर ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आती है क्या चीज़, एक और लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, इनर लेयर होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो एंडोमेट्रियम होती है वो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को जो है वो दिखाई देती है, ठीक है ना। और ये जो होती है हमारे पास क्या होती है, हाईली वेस्कुलराइज होती है। कि इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को ग्लैंड्स भी मिलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, ब्लड वेजल भी आप लोगों को मिलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, थिक हो जाती है फीमेल में जब क्या होनी होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलना होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिक होती है। इसके अलावा जब बेबी कंसीव हो
जाता है तो यही लेयर जो होती है उस बेबी को प्रोटेक्शन भी देती है, उसको ब्लड भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो सारे का सारा इंतजाम हमारे पास बेसिकली एंडोमेट्रियम के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बता दिया। अब सर्विक्स को अगर देखो तो ये मेरे पास सर्विक्स में ये जो है, ठीक है ना, ये एक कैनाल जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और ये कैनाल स्टार्ट करके हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक आती है। इस कैनाल को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, इसको कैनाल कहते हैं। और ये मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या फिर इसको एक और नाम भी देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास ये जो वर्ड है ना मेंस्ट्रुअल, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये मेंसेस से डिराइव हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, मंथ, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा इवेंट है जो हर मंथ में होता है, यानी कि एक मंथ हुआ फिर नेक्स्ट मंथ होगा, उससे अगले मंथ होगा और ये चलता रहेगा साइकिल, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। अब इस साइकिल के अंदर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, वो होती है जी हमारे पास पीरियोडिक शेडिंग ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम फॉलोड बाय द प्रोलिफरेशन। यानी कि इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है ना वो बनती है और टूटती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये एंडोमेट्रियम बनती है और टूटती है तो हमने इसको जो है वो बनाया ही क्यों, ठीक है, इसको हमने क्यों बनाया, वो इसलिए कि यहाँ पर जो फीमेल की बॉडी होती है ना उसके अंदर यहाँ पर क्या होनी होती है, फर्टिलाइजेशन होनी होती है, ठीक है ना। जिससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट ने कहाँ पे इम्प्लांट होना होता है, यूट्रस की वॉल के अंदर ही इम्प्लांट होना होता है। दैट्स वाई हम एंडोमेट्रियम को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि फीमेल की बॉडी में ऑल द टाइम फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती। सो इस एंडोमेट्रियम को तो नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, स्पर्म बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो बस अपना काम किए जा रही है, और वो है क्या चीज़, एंडोमेट्रियम को यहाँ पर थिक करना। सपोज कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये क्या करेगी, अपने आप को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन करेगी, फिर नेक्स्ट मंथ अपने आप को थिक करेगी, फिर ब्रेक डाउन करेगी। तो ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, इसका बेसिकली हमारे पास पर्पस क्या होता है, ये आप लोग पहले समझ लें कि इसका जो है वो पर्पस क्या होता है, कि प्रिपरेशन ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी कि जो जाइगोट बना है उसको क्या करवाना होता है, हमने इम्प्लांट करवाना होता है, ठीक है। ये इसका हमारे पास क्या होता है, पर्पस होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रिपरेशन चलती है फीमेल में किस एज से बनना स्टार्ट हो जाती है, ये जो है जब एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी की लाइन को हिट करती है तब ये क्या करना स्टार्ट कर जाती है, इम्प्लांटेशन जो है उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास ये जो प्रिपरेशन है एट द एज ऑफ 45 फिर ये कम होना शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल होते हैं ना वो कम होना स्टार्ट कर जाते हैं, और एट द एज ऑफ 55 ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उस वक्त जो फीमेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीनोपॉज, ठीक है ना। अब मीनोपॉज इसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो फेजेस होते हैं वो कितने फेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं और क्या क्या चेंजेस होती है। बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना उसमें जो चेंजेस हो रही होती है वो ओवरी के अंदर हो रही होती है, और हमारे पास किस में हो रही होती है, यूट्रस के अंदर हो रही होती है एट अ टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, यूट्रस की। यूट्रस के अंदर जो यहाँ पर चेंजेस हो रहे होते हैं ना वो हमारे पास 3 फेजेस के अंदर होते हैं। पहला हमारे पास होता है मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेशन फेज और ल्यूटियल फेज, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो फीमेल होती है ना, हर फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना वो यहाँ पर एक सा नहीं होता, यानी कि कुछ में कुछ दिनों का होता है, किसी में कुछ दिनों का होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज की, जो कि 28 डेज का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। अब यहाँ पर देखो कि पहला जो फेज़ होता है वो पहले 5 दिन में स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट डे से लेकर यहाँ पर 5th डे तक हमारे पास क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। इस फेज में होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम बनी, ये जो आप लोग सीधी सी लाइन देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि एंडोमेट्रियम बनी हुई है। तो जो एंडोमेट्रियम बनी है वो क्या होगी, वो यहाँ पर ब्रेक डाउन होगी। जो मैंने यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि नीचे डाउन जो है वो मैंने लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि पहले 5 दिन में जो एंडोमेट्रियम बनी थी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और जब ये टूटेगी तो इस फेज को हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे, ठीक है ना। ये पहले 5 दिनों की बात हो रही है। फिर छठे दिन से लेकर
14वें दिन तक फिर क्या होगी कि दोबारा से जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है वो बनना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब जब ये दोबारा से बनना स्टार्ट करेगी तो हम इस फेज़ को हम क्या कहेंगे, प्रोलिफरेशन कहेंगे। अच्छा जी, फिर क्या होगा कि ये दूसरा फेज़ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा फेज़ है। फिर हमारे पास 15th डे से लेकर 28th डे तक हमारे पास क्या होगी, जो एंडोमेट्रियम बनी हुई है ना, मज़ीद इसमें सेक्रेशन ऐड होगी और मज़ीद ये क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और इस फेज़ को अब हम क्या कहेंगे, ल्यूटियल फेज़ बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो रहा था हमारे पास किस चीज़ में, यूट्रस के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं ओवरी की, ठीक है ना। एट अ टाइम ओवरी में भी चेंजेस हो रही होती हैं कि हमारे पास जो क्या होता है, प्राइमरी फोलिकल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फोलिकल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि ओवरी के अंदर जो फेजेस होते हैं ना, हमने उनको 2 फेज़ के अंदर कन्वर्ट किया है अकॉर्डिंग टू द डेज। पहले 14 दिन जो होते हैं ना हमारे पास, इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, फोलिक्यूलर फेज़ कहते हैं। और दूसरा हमारे पास 15th डे से लेकर 28th डे में जो फेज़ चलता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो कि पहले 14 दिनों में क्या होता है कि जो हमारे पास फोलिकल होते हैं ना वो डेवलप होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से फाइनली फिर हमारे पास क्या बन जाता है, वो ग्राफियन फोलिकल बन जाता है। और इसके अंदर जो एग होगा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी, समझ आ गई। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है बेसिकली ये किस स्टेज में हो रहा है, फॉलिकल किस स्टेज में हो रहा है। तो अब हम ये जो फेज़ है पहले 14 दिनों वाला फेज़, तो हम इसको क्या कहेंगे, फॉलिक्यूलर फेज़ कहेंगे। अब जब हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल से क्या हो जाता है, एग निकल जाता है, यानी कि 14 दिन में एग जब निकल जाता है तो 15वें दिन से 28वें दिन तक क्या होता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये आप लोग देख रहे हो कि ये किस में चेंज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये येलोइश कलर का हमारे पास बॉडी होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहाँ पे बताया था, ओवरी के अंदर बताया था, ठीक है। तो ये येलो कलर का बॉडी बन जाता है। अब ये क्या काम करेगा, ये एंडोक्राइन सेल का काम करेगा कि इससे जो है वो क्या रिलीज होंगे, यहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम मजीद छोटा करके किस में, व्हाइट कलर की बॉडी में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकस कहते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस जो है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम से स्टार्ट हुआ था, सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो ये जो दो हमारे पास चेंजेस हो रही हैं यूट्रस और ओवरी के अंदर, बेसिकली हमारे पास ये सब कुछ चलता है किस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर चलता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास क्या होती है, ओवरी होती है, ओवरी में जो फॉलिकल हैं इनको कैसे पता चला कि मैं हूँ प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल से मैंने कन्वर्ट हो जाना है किस चीज़ में, सेकेंडरी फॉलिकल में। इनको कैसे पता चलता है कि मेरी यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होनी होती है। तो अब हम यहाँ पर जिक्र करेंगे किस चीज़ का, हार्मोनल कंट्रोल का, कि जिसमें यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन जो है वो फॉलिकल को ऑर्डर देता है कि तुम जो हो ना वो सेकेंडरी में कन्वर्ट करके अपना मजीद साइकिल जो है वो कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हार्मोनल कंट्रोल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक फीमेल क्या होती है, मेच्योर होती है या वो अपनी प्यूबर्टी की लाइन को हिट करती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो अपने में से क्या निकालता है, एफएसएच को निकालेगा। याद रखिए कि ये क्या निकालेगा, एफएसएच को निकालेगा। एफएसएच मतलब बोले तो क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालेगा। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है क्या करता है, ये 2 काम करता है, ठीक है। पहला क्या काम करेगा कि ये डेवलपमेंट स्टार्ट कराएगा फॉलिकल की। तो अब समझ आया कि फॉलिकल की जो डेवलपमेंट होनी होती है किसके आने पे होनी होती है, एफएसएच के आने पे होनी होती है। और कहाँ से एफएसएच आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो दूसरा काम है एफएसएच का, वो क्या है कि ओवरी के पास जाएगा और यहाँ पर ओवरी के अंदर, जैसे कि हमने कहा था कि ओवरी के 2 काम है, एक तो ओजेनेसिस कराना, ठीक है ना, वो तो हमने देख ली थी। और दूसरा इसका हमारे पास काम क्या होता है कि ये हार्मोन को रिलीज करती है। तो एफएसएच ओवरी के पास आएगा और इसको कहेगा अपना हार्मोन निकालो। हार्मोन में कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालेगा। अब जैसे ही ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, सिग्नल देगा किस चीज़ को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इसको कहेगा कि अब मैं जो हूँ निकल चुका हूँ तो तुम एफएसएच को बंद कर दो। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
जहाँ से एफएसएस रिलीज हो रहा है, तो ये एफएसएस को क्या कर देगा, बंद कर देगा। और दूसरा जो हमारे पास एस्ट्रोजन है यूट्रस के ऊपर क्या करेगा, एंडोमेट्रियम जो है उसको क्या कर देगा, थिक कर देगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये होगा। इसके बाद जैसे ही एंडोमेट्रियम थिक होगी तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दोबारा से अब क्या रिलीज करेगा, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवा देगा, ओव्यूलेशन यहाँ पर करवा देगा। ठीक है, जो ओव्यूलेशन करवा देगा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज होने और ओव्यूलेशन होने के बाद सारे फॉलिकल जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कॉर्पस ल्यूटियम दोबारा क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन को निकालेगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बनाएगा। और फिर उससे क्या हो जाएगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगी। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है, अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो इम्प्लांटेशन होगी, अदरवाइज दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उससे पहले समझ आ गया ना अगर आप लोगों को, सो प्लीज़ अपना फीडबैक दें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि हमारे पास 4 हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गोनोरिया। अब ये जो गोनोरिया है बेसिकली ये किससे होती है, एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम क्या है, निजेरिया गोनोरिया। अब ये जो निजेरिया गोनोरिया होता है ना, ठीक है ना, अब ये जब ये बीमारी होती है ना गोनोरिया, तो उससे जो है वो सिम्टम्स भी अपेयर होती हैं मेल और फीमेल के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स हैं। जैसे कि मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यूरिनेशन होगी, ठीक है ना, पेन होगा और उस यूरिन के अंदर पस भी होगी। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में वेजाइनल डिस्चार्ज होगा और उसको पेल्विक पेन भी होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन की बात करें तो जैसे हमें पता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो ये किससे होंगी, सेक्सुअल कंटैक्ट से होंगे। ट्रीटमेंट में जैसे कि ये बैक्टीरिया से हो रही है तो हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन हो गया एंड इसके बाद हमारे पास क्या हो गया जी, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है, दूसरी डिजीज़ दैट इज़ द साइफिलिस। अब ये भी बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम हमारे पास क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम से हो रही है और इसके यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में हमारे पास पता नहीं चलता ज़्यादा कि ये बीमारी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये तब पेनलेस होती है और सोर बनते हैं। दूसरे में हमारे पास क्या होता है, दूसरे स्टेज पे स्किन रैशेज होते हैं, फीवर होता है, स्वेलन लिम्फ नोड वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। तीसरे में क्या होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर जो हमारे पास क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डैमेज होना स्टार्ट कर जाते हैं। अब जैसे कि ये बैक्टीरिया से हो रही है तो हम इसको जो ट्रीट करते हैं वो पेनिसिलिन से करते हैं और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी हमारे पास क्या है, सेक्सुअली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी डिजीज़ है दैट इज़ द जेनिटल हर्प्स। ठीक है ना, ये बेसिकली किससे होती है, वायरस से होती है। अब इस वायरस का नाम क्या है, हर्पिस वायरस सेकेंड टाइप 2। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो है हमारे पास 2 फॉर्म है, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये किस चीज़ से होती है, टाइप 2 से होती है। सिम्टम्स में हमारे पास बात करें तो इसमें क्या होगी, जेनिटल इन्फेक्शन होंगे और सोरनेस होगी। ठीक है ना, इसके अलावा जो इन्फेंट जो है वो बर्थ होगी, इन्फेंट की बर्थ होगी तो उसकी जो आइज़ है और उसका जो नर्वस सिस्टम है ना वो डैमेज होगा। ठीक है ना, अगर तो ये फीमेल को हुई। ट्रीटमेंट में बात करें तो इसको क्या प्रोवाइड की जाती है, एंटीवायरल जो है प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमें पता है वायरस जो भी होता है वो फैलता है, कंटेजियस होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो 4th डिजीज़ है दैट इज़ दी एड्स। अच्छा, एड्स को देखें तो ये भी एक वायरस से होती है, वेल नोन वायरस है जिसको हम क्या कहते हैं, HIV कहते हैं। सिम्टम्स में अगर बात करें तो इसमें हमारे पास क्या, फीवर आता है, फ्लू है, वेट लॉस होगा, डायरिया होगा और सबसे बड़ी जो इसके सिम्टम्स होती है दैट इज़ द लो इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे T सेल होते हैं ना वो डाउन हो जाते हैं और फिर सिंपल से सिंपल इन्फेक्शन जो नॉर्मल रूटीन में नहीं होता वो भी हो जाएगा। और सबसे बुरी इसकी बात ये है, ख़तरनाक इसकी बात ये है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जो इसका हमारे पास RNA होता है ना वो अपना स्ट्रेन जो है वो चेंज करता रहता है। दैट्स वाई इसकी जो है वो कोई भी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रिवेंशन है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज़ जो है प्रोवाइड करके यहाँ पर थोड़ा बहुत रोक लेते हैं, लेकिन स्टिल इसका जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है वो डेथ ही है। सो ये थे हमारे पास रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग 4 टॉपिक जो कि मैंने डिटेल से और बहुत ही आसान करके समझा है। सो अगर आपको समझ आई है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।